मंच पर लाइटें धीमी हो गईं और मेहमानों की कानाफूसी एक अजीब से सन्नाटे में बदल गई। मेरी आंखों के सामने एक बड़े से छिपे हुए स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीम का व्यू काउंटर एक पागल रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ रहा था। 7 लाख, 8 लाख, 9,65,000। हर एक नंबर मेरे सीने में धड़कते हुए इंतकाम की आग को और भड़का रहा था। और उस आग के केंद्र में खड़ी थी कविता, मेरी पूर्व पत्नी, जिसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वो चिल्ला रही थी, उसके हाथ हवा में ऐसे लहरा रहे थे मानो वो किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ रही हो। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कोई पारिवारिक ड्रामा नहीं, बल्कि एक वायरल सेंसेशन की स्टार बन चुकी थी। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। देखो, देखो इस धोखेबाज को, इसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी और आज ये इस मासूम लड़की की जिंदगी भी बर्बाद करने जा रहा है। इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। वो ये सब एक कमरे में मौजूद 200 मेहमानों को सुना रही थी, पर वो ये नहीं जानती थी कि उसकी हर एक झूठी कहानी, हर एक मगरमच्छ का आंसू 10 लाख से ज्यादा लोग लाइव देख रहे थे। वो अपनी ही बर्बादी का सीधा प्रसारण कर रही थी। मेरी नई दुल्हन प्रिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अटूट विश्वास था। वो जानती थी कि यह तमाशा जरूरी था। कविता के जहर को हमेशा के लिए खत्म करने का यही एकमात्र तरीका था। मेरे चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। मैं उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई निर्देशक अपने कलाकार को देखता है, जो अपनी स्क्रिप्ट का हर एक शब्द पूरी शिद्दत से बोल रहा हो। उसकी कांपती हुई आवाज, उसके बनावटी आंसू, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। आप शायद सोच रहे होंगे कि कोई अपनी ही शादी को ऐसा सार्वजनिक तमाशा क्यों बनाएगा? कोई अपनी जिंदगी के सबसे खुशी के दिन को इंतकाम के मंच में क्यों बदलेगा? इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको उन 5 सालों के अंधेरे में चलना होगा जिसमें कविता ने मुझे धकेला था। ये कहानी एक टूटे हुए विश्वास और उस कसम की है जो मैंने खाई थी कि जब न्याय का दिन आएगा तो वो किसी बंद कमरे में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे तेज रोशनी में होगा। उसकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं, लेकिन 5 साल पहले उसकी आवाज मेरे लिए संगीत जैसी थी। हमारी कहानी की शुरुआत ऐसी नहीं थी। जब मैं कविता से मिला था तो उसकी आंखों में एक मासूमियत थी, या शायद मैंने ही उसे मासूमियत समझ लिया था। मैंने अपना कंस्ट्रक्शन का कारोबार स्क्रैच से शुरू किया था। दिन को तपती धूप में साइट पर मजदूरों के साथ काम करता और रात को जागकर अकाउंट्स और नए प्रोजेक्ट्स के प्लान बनाता था। मेरी दुनिया सीमेंट, रेत और सपनों की ईंटों से बनी थी, और उस दुनिया में कविता एक खूबसूरत ख्वाब की तरह आई थी। मैंने उसे वो सब कुछ दिया जो मैं दे सकता था। हमारी शादी के बाद मेरा कारोबार आसमान छूने लगा। मुझे लगता था कि वो मेरी किस्मत है, लेकिन जैसे जैसे मेरे बैंक अकाउंट में जीरो बढ़ते गए, वैसे वैसे कविता की आंखों से वो मासूमियत घटती गई। उसे मेरे पसीने की मेहनत से ज्यादा मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट में दिलचस्पी थी। हर महीने एक नई गाड़ी, हर त्योहार पर हीरे का नया सेट, हर साल यूरोप की ट्रिप। मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था, ये सोचकर कि मेरा प्यार उसके लालच को भर देगा। पर मैं गलत था। लालच एक ऐसा समंदर है जिसकी कोई गहराई नहीं होती। वो अक्सर कहती, रोहन, शर्मा जी ने अपनी पत्नी को नया नेकलेस दिया है, मेरा वाला तो अब पुराना हो गया है। या देखो, वर्मा जी का बंगला हमसे कितना बड़ा है, हम कब ऐसा घर लेंगे? वो मेरे बनाए हुए घर में रहती थी, पर उसकी नजर हमेशा दूसरों के महलों पर होती थी। मैं उसके लिए एक पति नहीं, बल्कि एक चलता फिरता बैंक बन गया था, जिसका काम सिर्फ उसकी इच्छाओं को पूरा करना था। और फिर वो दिन आया जिसने मेरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं एक बड़ी डील साइन करके घर जल्दी लौटा था। ये खुशखबरी सबसे पहले उसे देना चाहता था। घर में अजीब सी खामोशी थी। मैंने उसे आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं आया। हमारे बेडरूम का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से उसकी दबी दबी हंसी की आवाज आ रही थी। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं दरवाजे पर ही ठिठक गया। वो कह रही थी, हाँ बस 2 महीने और, रोहन जैसे ही दुबई वाले प्रोजेक्ट पर जाएगा, मैं सारे पैसे निकालकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर इस बेवकूफ की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। उसके शब्द
मेरे सीने में खंजर की तरह उतर गए। जिस औरत के लिए मैंने अपनी जिंदगी लगा दी, वो मुझे बेवकूफ कह रही थी। वो मेरे सपनों के महल की नींव से ईंटें चुरा रही थी ताकि वो किसी और के साथ अपनी अय्याशी का घर बना सके। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक ख्वाब नहीं, एक जहरीला सांप पाला था। जब मैंने उससे सामना किया तो उसकी आंखों में शर्मिंदगी नहीं, बल्कि पकड़े जाने का गुस्सा था। तलाक का केस लंबा और बदसूरत चला। उसने मुझ पर वो सारे इल्जाम लगाए जिनकी वो खुद दोषी थी। उसने अदालत में झूठे आंसू बहाकर कहा कि मैं उसे मारता पीटता हूं, कि मेरा किसी और के साथ चक्कर है। उसने समाज में मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। मेरे कुछ दोस्त जो कल तक मेरे साथ उठते बैठते थे, आज मुझसे नजरें चुराने लगे। कारोबारी साझेदारों ने मुझसे दूरी बना ली। ऐसा लगा जैसे मैं अचानक एक अछूत बन गया हूं। वो मुझसे मेरा कारोबार, मेरा घर, मेरी इज्जत सब कुछ छीनना चाहती थी और कुछ हद तक वो कामयाब भी हुई। मुझे उसे मुआवजे में अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति देनी पड़ी। जिस घर को मैंने अपनी मेहनत से बनाया था, वो उसके हिस्से में चला गया। मैं एक झटके में अर्श से फर्श पर आ गया था। वो रातें मुझे आज भी याद हैं। मैं एक छोटे से किराए के कमरे में अकेला बैठा रहता था, दीवारों को घूरता हुआ। मेरे पास पैसे कम थे, दोस्त नहीं थे और भविष्य अंधेरे में डूबा हुआ था। दुनिया की नजर में मैं एक हारा हुआ आदमी था। कई बार मन में आया कि सब कुछ खत्म कर दूं, लेकिन फिर मेरे अंदर से एक आवाज आती, नहीं रोहन, तुम हार नहीं सकते। अगर आज तुमने हार मान ली तो उसका झूठ जीत जाएगा। उसका अधर्म मेरे धर्म पर हावी हो जाएगा। मैंने उस दर्द को, उस अपमान को अपनी ताकत बनाया। मैंने तय कर लिया कि मैं दोबारा उठ खड़ा होऊंगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सच को जिताने के लिए। और उसी अंधेरे में मुझे रोशनी की एक किरण मिली, प्रिया। वो एक आर्किटेक्ट थी जो एक छोटी सी फर्म में काम करती थी। मैं एक छोटे प्रोजेक्ट के सिलसिले में उससे मिला था। उसने मेरे बारे में फैली अफवाहें सुनी थीं, लेकिन उसने उन पर विश्वास नहीं किया। उसने मेरे अंदर के टूटे हुए लेकिन ईमानदार इंसान को देखा। वो मेरे अतीत से नहीं, मेरे भविष्य से प्यार करती थी। उसने मुझे सिखाया कि विश्वास कैसे करते हैं। उसने मेरे बिखरे हुए टुकड़ों को समेटा और मुझे फिर से जोड़ा। उसके साथ मैंने फिर से अपना कारोबार खड़ा करना शुरू किया। इस बार मैं ज्यादा समझदार, ज्यादा मेहनती और ज्यादा केंद्रित था। प्रिया के प्यार और मेरी लगन ने रंग दिखाया। 2 साल के अंदर मेरी नई कंपनी मेरे पुराने कारोबार से 10 गुना बड़ी हो गई। मैं पहले से ज्यादा कामयाब था, लेकिन इस बार मेरी कामयाबी की नींव में सीमेंट और रेत के साथ साथ सच्चाई और प्यार भी था। और दूसरी तरफ मुझे खबर मिलती थी कि कविता की जिंदगी ढलान पर थी। जिस आदमी के लिए उसने मुझे छोड़ा था, वो उसे लूटकर भाग गया था। उसकी अय्याशी खत्म हो चुकी थी और अब वो मेरे बढ़ते हुए नाम से जल रही थी। जब मैंने और प्रिया ने शादी करने का फैसला किया, तो हम दोनों जानते थे कि ये खबर कविता तक जरूर पहुंचेगी और ये भी जानते थे कि वो चुप नहीं बैठेगी। उसके अंदर की नफरत और जलन उसे चैन से जीने नहीं दे सकती थी। जल्द ही मेरे कुछ पुराने दोस्तों के जरिए खबरें आने लगीं कि कविता मेरी शादी के दिन कोई बहुत बड़ा तमाशा करने की तैयारी में है। वो मेरी खुशियों के दिन को मेरी सबसे बड़ी बदनामी का दिन बनाना चाहती थी। कोई और होता तो डर जाता, पुलिस को बुलाता या अपनी शादी की जगह बदल देता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने फैसला किया कि मैं भागूंगा नहीं, मैं उसके बिछाए हुए जाल में नहीं फंसूंगा, बल्कि मैं उसके लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार करूंगा जिसमें वो आएगी तो अपनी मर्जी से, पर बाहर नहीं जा पाएगी। एक शाम मैं और प्रिया बालकनी में बैठे थे जब मैंने उसे अपना पूरा प्लान बताया। मैं अपनी शादी को लाइव स्ट्रीम करना चाहता हूं, मैंने कहा। प्रिया की आंखें हैरानी से फैल गईं। लाइव स्ट्रीम? रोहन, ये हमारी शादी है, कोई रियलिटी शो नहीं। हम उसे अनदेखा क्यों नहीं कर सकते? उसकी आवाज में चिंता थी और वो सही थी। कोई भी अपने सबसे खास दिन को इस तरह दांव पर नहीं लगाना चाहेगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर कहा, प्रिया, तुम कविता को नहीं जानती। वो एक जहरीली बेल की तरह है। अगर आज हमने उसे जड़ से नहीं उखाड़ा तो वो हमारी पूरी जिंदगी से लिपटकर उसे खोखला कर देगी। वो हमारे बारे में झूठ फैलाएगी,
हमें परेशान करेगी, वो कभी हमें शांति से जीने नहीं देगी। मैं रोज रोज मरने से अच्छा एक दिन लड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दुनिया उसकी सच्चाई देखे, ताकि वो फिर कभी किसी और की जिंदगी बर्बाद न कर सके। मेरी आवाज में दर्द और दृढ़ संकल्प दोनों थे। प्रिया ने मेरी आंखों में देखा। उसने उस दर्द को महसूस किया जिससे मैं गुजरा था। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। उस दिन के बाद मैं तैयारियों में जुट गया। मैंने शहर की सबसे अच्छी इवेंट मैनेजमेंट और लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी को हायर किया। उन्हें बताया गया कि ये एक हाई प्रोफाइल शादी है जिसे हम दुनिया भर में अपने रिश्तेदारों के लिए लाइव करना चाहते हैं। हॉल के हर कोने में फूलों की सजावट और खंभों के पीछे छोटे छोटे हाई डेफिनेशन कैमरे छिपा दिए गए। एक बड़ी सी प्रोजेक्टर स्क्रीन को पर्दे के पीछे तैयार रखा गया, जो एक बटन दबाते ही सामने आ सकती थी। मैंने कुछ भरोसेमंद सिक्योरिटी गार्ड्स को भी मेहमानों के बीच में तैनात कर दिया, लेकिन उन्हें सख्त हिदायत थी कि कविता को रोकना नहीं है, बस सही समय पर उसे घेर लेना है। शादी का दिन आ गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मेरा दिमाग बर्फ की तरह ठंडा था। मंच सज चुका था, बस मुख्य कलाकार का इंतजार था। हमारी शादी की रस्में शुरू हुई। मंत्रों का पवित्र संगीत, हवन कुंड से उठता हुआ धुआं और प्रिया का खूबसूरत चेहरा, सब कुछ एक सपने जैसा था। जब पंडित जी ने हमें फेरे लेने के लिए कहा तो मैंने प्रिया का हाथ थामा और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया कि उसने मेरे जीवन के अंधेरे को ऐसी रोशनी से भर दिया था। हम दोनों ने एक दूसरे को वचन दिए, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि हर जन्म के लिए साथ निभाने के। मेहमानों ने तालियां बजाईं, हम पर फूलों की बारिश हुई। एक पल के लिए मैं सब कुछ भूल गया, धोखा, दर्द, इंतकाम। मेरे सामने सिर्फ प्रिया थी, मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य। और फिर जैसा कि मैंने सोचा था, दरवाजे पर वो तूफान आ ही गया। हॉल के भारी भरकम दरवाजे को किसी ने जोर से धकेला और वहां कविता खड़ी थी। उसने एक चमकीली काली साड़ी पहनी थी, जो शादी के माहौल में एक अशुभ धब्बे की तरह लग रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं और चेहरा नफरत से विकृत हो चुका था। मेहमानों के बीच खुसर फुसर शुरू हो गई। संगीत बंद हो गया। सब लोग उसी की तरफ देख रहे थे। वो ऊंची एड़ी की सैंडल से टक टक करती हुई सीधे हमारे मंडप की तरफ बढ़ी, जैसे कोई जंग का ऐलान करने आई हो। रुको, वो चीखी। उसकी आवाज माइक के बिना भी पूरे हॉल में गूंज गई। ये शादी नहीं हो सकती। ये आदमी जिसे आप सब इतना शरीफ समझ रहे हैं, ये एक शैतान है, एक धोखेबाज। वो हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी नजरें मुझ पर घड़ी थीं। बताओ सबको, उसने मुझ पर उंगली उठाते हुए कहा। बताओ कि कैसे तुमने मुझे धोखा दिया, कैसे तुमने मुझे पाई पाई का मोहताज करके घर से निकाल दिया था। ये लड़की जो तुम्हारे बगल में खड़ी है, ये तुम्हारे असली चेहरे से अनजान है। तुम इसकी भी जिंदगी वैसे ही बर्बाद कर दोगे जैसे तुमने मेरी की है। मेहमानों में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग जो मेरी कहानी नहीं जानते थे, मेरी तरफ शक की नजरों से देखने लगे। प्रिया ने मेरा हाथ और भी कसकर पकड़ लिया, लेकिन वो शांत रही। मैंने अपनी आंखों से उसे हिम्मत दी। कविता को लगा कि उसकी जीत हो रही है। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। वो और जोर से चिल्लाने लगी, अपने मन गढ़ंत दुखों की कहानी सुनाने लगी। मैं चुपचाप खड़ा रहा, उसे बोलने दिया। मैंने उसे वो हर शब्द कहने का मौका दिया जो उसके जहरीले दिमाग में था। वो बोलती रही और अनजाने में अपना ही बुना हुआ जाल और मजबूत करती रही। जब मुझे लगा कि उसने अपने सारे तीर तरकश से निकाल लिए हैं, तो मैंने अपने इवेंट मैनेजर की तरफ एक हल्का सा इशारा किया। कविता एक पल के लिए सांस लेने को रुकी। उसे उम्मीद थी कि मैं गिड़गिड़ाऊंगा, सफाई दूंगा, लेकिन इसके बजाय मैंने शांति से मुस्कुराया। अब शो का दूसरा भाग शुरू होने वाला था। मैंने पास रखे माइक को उठाया। मेरी हरकत से कविता एक पल के लिए चौंक गई। उसे लगा शायद मैं माफी मांगने वाला हूं। हॉल में पूरी तरह खामोशी थी, सिर्फ कैमरों के हल्के से घूमने की आवाज आ रही थी। कविता, मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज शांत और स्थिर थी। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुम आज यहां आई और सबको अपनी कहानी सुनाई।
मेरी इस बात से वो हैरान रह गई। उसे लगा मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूं। क्या बकवास कर रहे हो? वो गुर्राई। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कहा। तुम्हारी कहानी में इतना दर्द है, इतनी सच्चाई है कि मुझे लगता है इसे सिर्फ इन 200 लोगों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इसे तो पूरी दुनिया को सुनना चाहिए, है ना? मैंने मुस्कुराते हुए मेहमानों की ओर देखा। इसीलिए मैंने एक छोटा सा इंतजाम किया है। मैंने रिमोट का एक बटन दबाया। मंडप के ठीक पीछे, जहां फूलों की खूबसूरत सजावट थी, वो हिस्सा अचानक अलग हो गया और उसके पीछे से एक विशाल प्रोजेक्टर स्क्रीन नीचे आ गई। स्क्रीन पर हमारी शादी की लाइव स्ट्रीम चल रही थी और उसके कोने में मोटे मोटे अक्षरों में व्यूज की संख्या दिख रही थी। 12,43,000 लोग। लाइव चैट का बॉक्स इतनी तेजी से स्क्रॉल हो रहा था कि शब्द पढ़ने में भी नहीं आ रहे थे। स्क्रीन पर सबसे बड़ा चेहरा कविता का था। उसका अपना चेहरा गुस्से और हैरानी से फटा हुआ। एक पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या देख रही है। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। उसकी आंखों का गुस्सा खौफ में बदल गया। उसके होंठ कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसका तमाशा एक बंद कमरे में नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मंच पर हो रहा था। ये क्या है? उसकी आवाज एक दबी हुई सिसकी में बदल गई। ये न्याय है कविता, मैंने शांति से कहा। इसे कहते हैं सच का सीधा प्रसारण। और इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, मैंने दूसरा बटन दबाया। स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीम की जगह बैंक स्टेटमेंट्स की कॉपी आ गई। एक एक करके वो सारे ट्रांजैक्शंस हाईलाइट हो रहे थे जो उसने हमारे जॉइंट अकाउंट से अपने सीक्रेट अकाउंट में डाइवर्ट किए थे। लाखों रुपए। तुम कह रही थी कि मैंने तुम्हें पाई पाई का मोहताज कर दिया था, मैंने माइक में बोला। मेरी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। ये वो पैसे हैं जो तुमने मेरे दुबई जाने से ठीक पहले मेरे ही अकाउंट से चुराए थे। क्या ये तुम्हें याद है? स्क्रीन पर अगली तस्वीर आई, एक ज्वेलरी स्टोर का बिल। उसी हार का बिल जो उसने कुछ देर पहले दावा किया था कि मैंने बेच दिया है। बिल पर तारीख थी हमारे तलाक के 2 हफ्ते बाद की। कविता का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो कांपते हुए चिल्लाई, ये सब झूठ है। इसने ये सब बनाया है। ये मुझे फंसा रहा है। वो भागने के लिए मुड़ी, लेकिन 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने शांति से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। एक आखिरी चीज कविता, मैंने कहा, और मेरी आवाज में अब सालों का दबा हुआ दर्द शामिल था। तुमने कहा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुमने मेरी वफादारी पर सवाल उठाया। स्क्रीन एक बार फिर बदली। इस बार उस पर कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ एक ऑडियो वेव फॉर्म नजर आ रहा था। और फिर पूरे हॉल में कविता की अपनी आवाज गूंजने लगी। ये वही फोन कॉल की रिकॉर्डिंग थी जो मैंने 5 साल पहले दरवाजे के बाहर छिपकर सुनी थी। हाँ, बस 2 महीने और। रोहन जैसे ही दुबई वाले प्रोजेक्ट पर जाएगा, मैं सारे पैसे निकालकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर इस बेवकूफ की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। ऑडियो में एक पुरुष की आवाज आई, और अगर उसे शक हो गया तो? कविता की हंसी सुनाई दी। अरे, वो अंधा है मेरे प्यार में, उसे कभी पता नहीं चलेगा। रिकॉर्डिंग बंद हो गई। हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अब किसी को किसी और सबूत की जरूरत नहीं थी। कविता ने अपने ही मुंह से अपना गुनाह कबूल कर लिया था। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी सारी हेकड़ी, सारा गुस्सा पिघलकर आंसुओं में बह रहा था। मैंने माइक नीचे रखा और प्रिया का हाथ थाम लिया। मैंने मेहमानों और लाखों लोगों को देख रहे कैमरे की तरफ मुड़कर कहा, आज का दिन मेरे इंतकाम का नहीं, बल्कि सत्य की जीत का है। आज मैंने अपने अतीत के एक काले अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दिया है और मैं अपने भविष्य की शुरुआत कर रहा हूं, अपनी पत्नी प्रिया के साथ। तभी हॉल के दरवाजे पर पुलिस वाले दिखाई दिए। उन्हें किसी ने बुलाया नहीं था। वो खुद उस लाइव स्ट्रीम को देख रहे थे जो अब तक नेशनल न्यूज बन चुकी थी। उन्होंने कविता को मानहानि, धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर ले जा रही थी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। वो मेरी तरफ देखकर चिल्लाई, मुझे माफ कर दो रोहन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मेरा ध्यान सिर्फ प्रिया पर था, जिसकी आंखों में मेरे लिए सम्मान और प्यार था। मेहमान अपनी सीटों से खड़े हो गए और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
पीछे स्क्रीन पर व्यूज का काउंटर 20 लाख पार कर चुका था और चैट बॉक्स में लोग लिख रहे थे, सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा जीत होती है।